लोगों ने लास्ट टर्न पे पढ़ा था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है। तो तुमको ये पता होना चाहिए, जो ब्रीदिंग होती है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है, वो हमारे बॉडी के बाहर हो रहा है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है, इंटरनल है। बस इतना याद रखना है, ब्रीदिंग एक्सटर्नल है और जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है, इंटरनल। इसीलिए इंटरनल रेस्पिरेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानो भी इसको, सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि वो इनसाइड सेल्स हो रहा है। तो ये समझ में आ गया इसको सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहा जाता है। ठीक है, ओके, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा था कि अगर सिर्फ ब्रीदिंग को समझना है तो ब्रीदिंग केवल क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 का आना और CO2 का बाहर जाना, डेट्स इट, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो यहां पर आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स में किस तरह से वो ब्रीदिंग करते हैं। जैसे हम लोग नोज से कर रहे हैं, लेकिन हमारी ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो नोज नहीं है, वो लंग्स है, फेफड़े जिसको कहते हैं, है ना। देखो डिफरेंट एनिमल्स है, डिफरेंट ऑर्गन्स। देखते हैं, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, गिल्स, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो लंग्स। जितने भी एम्फीबियंस होते हैं स्किन के थ्रू, है ना। वैसे मेढक के पास एक अच्छी बात ये होती है, पानी में जाएगा तो किससे, गिल्स से, है ना, और जब सरफेस पे आएगा, टेरिटरी पे आएगा तो नोज नहीं, स्किन के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। लिखा है कुछ एक्वाटिक एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, पानी में ऑक्सीजन आ कहां से रही है, तो बता सकता है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूट रहे होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उसमें। पानी में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना आ रही है जो टूट रहा है। ये पानी में ऑक्सीजन आ कहां से रही है, एयर के थ्रू आती है। कहां से, हवा के थ्रू। अब इसका रीजन क्या है, सुनो। यहाँ पे जो एयर है वो कैसी है, हाई कंसेंट्रेशन में, है ना, हाई कंसेंट्रेशन। और यहाँ पे कैसी है, लो कंसेंट्रेशन। तुमने एक चीज पढ़ी है कुछ, कभी भी पार्टिकल्स का, मैटर का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाना प्रोसेस क्या कहलाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ एयर से वाटर में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है जो एयर में मौजूद है। अब सुनना, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन मिलेगा, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनको एक एडवांटेज मिलता है, उनको ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है ना वो ज्यादा मिल रही होती है बजाय इसमें। क्यों, इसमें जो पानी है वो ऑलरेडी ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी डिजोल्व फॉर्म में जाता है ना। इसलिए बच्चों बताओ, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होंगे उनका, या फिर जो हम लोग हो गए, ये जो मछली लोग होंगी, इनका किसका रेस्पिरेटरी जो रेट है वो ज्यादा होगा, फास्ट किस में होगा, फिशेस का। इनका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ज्यादा तेज होगा हमसे। क्यों, इनको जल्दी 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 ऑक्सीजन चाहिए। तुमने देखा नहीं, मछली को कभी बाहर निकालो, उसका मुंह ऐसे 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 तेजी से करने लगता है, फड़फड़ाने लगती है ना। और हम अपनी सांस भी रोक ले अगर 1 मिनट तक, तब भी हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम फड़फड़ाएंगे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करने लगते हैं, कुछ लोग करने लगते हैं। इसका मतलब इनको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इनको मिल रही है। ये बात याद रहेगी, डिफ्यूजन। ओके, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इज मच लेसर देन एयर। ये तुम्हें याद रखना है कि पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो हवा से तो कम होगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक है, O2 एयर से पानी में आ रही है, लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू आ रही है उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा था कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वाटिक एनिमल्स। अब तुम इसका रीजन समझ गए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन स्पीड, तेजी से चाहिए, है ना। ओके, तो ये हो गया, फर्स्ट टेक इन ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू द माउथ एंड रिलीज इट ओवर द गिल्स। फिर उनके वो गिल्स में आता है। थ्रू द गिल्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंटर्स द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंटर्स द वाटर। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचा, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। और ये प्रोसेस का नाम याद रखना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। ठीक, अब एक बात यहां से तुम्हें समझनी है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, these organs have a special structures that increase the surface area। हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में एक ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम बताओ जो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है और हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं। विली तो स्टोमक में होते हैं।
कह रहा है विली, विली तो स्टमक में होते हैं। एल्वुलाई, एयर बैग्स, कभी सुने एल्वुलाई का नाम सुना है? अभी आएगा, कोई बात नहीं। एल्वुलाई वो ऑर्गन है जो एरिया बढ़ाने का काम करता है और ऑक्सीजन को ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी के लिए हेल्प करता है, ठीक है, एल्वुलाई। फिलहाल यहाँ पे एक नाम टॉपिक था तो मैंने बताया तुम्हें, लंग्स में होते हैं। लेकिन दीज स्ट्रक्चर्स आर सो डेलिकेट, ये बहुत कमजोर होते हैं, सो दे आर प्लेस्ड विद इन द बॉडी, इसलिए भगवान ने इनको क्या कर रखा है, बॉडी के अंदर रखा है। नहीं तो हमारा भी लंग्स बाहर घूम रहा होता, ऐसा लगता हाथ में पड़ चल रहे लंग्स। ठीक है, इसमें इतना ही था। यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स अकर्स इन स्पेशल सिस्टम कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो भी कुछ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये पूरा इनसाइड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक। इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो बहुत कम आता है, जहां से रिएक्शंस वगैरह आएंगी, ग्लूकोज, पायरुवेट, है ना, और वो एथेनॉल, वो सब बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसको तो बस समझ लो कि हाँ कभी कोई गलती से एमसीक्यू बन गया तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट होता है नॉस्ट्रल्स, जो हमारे नाक के दो छेद होते हैं, इनको कहते हैं इंग्लिश में नॉस्ट्रल्स। उसके बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स, और उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को किस नाम से पढ़ा था तुमने बचपन में? वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स। वोकल कॉर्ड्स किसको कहा जाता है? लैरिंग्स को। विमेन के जो लैरिंग्स होते हैं वो ज्यादा डेवलप होते हैं, उनकी जो महीन आवाज होती है उसका रीजन भी लैरिंग्स का पतला होना पाया जाता है, और हमारा जो होती है आवाज मोटी होती है लैरिंग्स की वजह से। बच्चों लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। मैंने तुम्हें बताया था कि खाना, ऑक्सीजन दोनों साथ साथ किस स्टेप तक आती हैं? केवल फेरिंग्स तक। उसके बाद खाना अलग जाता है और जो ऑक्सीजन होती है वो अलग जाती है। क्लियर है क्या? याद रखना, कहां तक दोनों साथ साथ आते हैं? फेरिंग्स तक। फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, और इसको हम बोलते हैं विंड पाइप, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं ट्रैकिया के नाम से। नॉस्ट्रल्स, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, और फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप, याद रखोगे। अब ये जो तुमको ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। जो छोटे छोटे ये और भी तुमको ये दिखाई देंगे रिंग्स, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। पहले जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बड़े बड़े, इनको ब्रोंकाई कहते हैं। आगे चल के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो, इनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ये कहलाते हैं ब्रोंक्यूल। जो छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो बड़ी रिंग्स होती हैं उनको ब्रोंकाई, और जो छोटी रिंग्स होती है उनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ओके, अब सुनो ये क्या बता रहा है। ये नॉस्ट्रल्स हो गए, ओपनिंग ऑफ द नोज जिसे कहा जाता है, ठीक। एयर पासेस थ्रू द नॉस्ट्रल्स, नाक से ऑक्सीजन आई, अंदर गई, ठीक। इनसाइड द पैसेज, अब यहां पे सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तुमसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, नोज में ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिससे जर्म्स को रोका जा सकता है? नंबर वन, नोज में बताना है, हेयर्स। नंबर वन आता है हेयर्स, और हेयर्स, ये जो हेयर्स है ना, और उसके बाद आता है म्यूकस। दोनों का रोल याद रखना, ठीक है। इससे इस टॉपिक में तो इतना ही मुझे बोर्ड तक नहीं दिखा अब तक में। हेयर्स और म्यूकस ये दोनों ही जर्म्स को किल करने और रोकने का काम करते हैं। मच्छर कभी नाक में घुसता है, देखो वहीं रुक जाता है, ये अंदर पहुंच जाता है ना, हेयर्स की वजह से। समझ गए इतनी बात? ओके, ये थिन हेयर्स होते हैं। और दूसरा, एयर गेट फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर, एयर बिकम्स मॉइस्ट एंड वार्म। देयर आर स्पेशल म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। म्यूकस जानते हो ना क्या होता है? कुछ लोग होते हैं करे पड़े, ठीक है, म्यूकस के साथ खेल रहे होते हैं वो लोग। दे सिक्रीट म्यूकस विच ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स। बच्चों म्यूकस सेल से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, और म्यूकस क्या काम करता है? डस्ट पार्टिकल्स को रोकने का काम करता है। ट्रैप का मतलब क्या होता है? फंसा लेना। जितने भी डस्ट पार्टिकल हमारी नाक में जाते हैं, म्यूकस को क्या कर देता है? फंसाने का काम करता है बच्चों, ठीक है। ओके, यहां से आगे पढ़ते हैं। डस्ट पार्टिकल जाके वहां पे फंस जाते हैं। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स, फिर से वही आता है, नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स कहा गया है। फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद क्या आता है? याद है? ये इसको ट्रैकिया बोलते हैं। द ट्रैकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज व्हिच इंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इन टेक्स्ट में, कि जो ट्रैकिया में ऐसे 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 रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो क्यों भगवान ने बनाया है? ताकि that ensures that air passage does not collapse, ठीक है, जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना हो। जो बड़े रिंग लाइक स्ट्रक्चर उनको ब्रोंकाई कहा गया है। ब्रोंकाई जो है ये है ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप, ये इनकी ब्रांचेस यानी शाखाएं हैं विंड पाइप की। फिर आते हैं छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स।
अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म जिसको कहा जाता है एल्वेलाई। इसका फंक्शन तुम्हें याद रखना। अभी मैं तुमको एक शॉर्ट नोट से भी दिखाऊंगा तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है डायरेक्ट डायरेक्ट। अभी तो तुम वीडियो से देखने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। एल्वेलाई जो होते हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड हो रहा है सैक, SAC। बच्चों इस सैक का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में सैक को बोलते हैं बैग, है ना। बैग का सिनोनिम है सैक। ये छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑक्सीजन को ज्यादा ज्यादा बाइंड करने की कोशिश करते हैं, है ना। जिनके और ये जो लंग्स है ना, भगवान ने हमको लंग्स को एक अच्छे से थोरैसिक कैविटी में कवर करके दिया हुआ। ये याद रखना वर्ड, थोरैसिक कैविटी। कोई तुमसे पूछे ह्यूमन का ब्रेन, ये आया हुआ 2024 में, ह्यूमन का ब्रेन किस ऑर्गन से सेव होता है, किससे प्रोटेक्ट होता है, तो क्या बोलोगे? स्कल, जिसको खोपड़ा कहते हैं, खोपड़ी, है ना। ये ब्रेन इसके अंदर है ना, ब्रेन बाहर तो है नहीं। ह्यूमन का ब्रेन स्कल से प्रोटेक्ट होता है, ह्यूमन के लंग्स थोरैसिक कैविटी से प्रोटेक्ट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमन के लंग्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एल्वेलाई क्या होता है? दे आर स्मॉल बलून लाइक सैक्स। तो ये छोटे छोटे से गुब्बारे जैसे होते हैं बच्चों। और क्या लाता है ना, डायाफ्राम। अभी सबका फंक्शन देखोगे, परेशान नहीं होना। अभी तो बस तुम्हें ये जानना है कि उसके नाम क्या है। कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड में आता है लेबलिंग करके, ABCD कर देता है ना, तो उस हिसाब से क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। लंग्स किसके अंदर होते हैं? थोरैसिक कैविटी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। जिसको हम लोग कहते हैं चेस्ट। मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना, तो उनके अंदर उसका क्या है? लंग्स। ठीक, ये देखो थोरैसिक कैविटी देखोगे तो ये जो आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है, इसी कवरिंग को कहा जाता है थोरैसिक कैविटी। क्लियर है? और उसके अंदर सेव होते हैं हमारे प्यारे से 2 लंग्स। ठीक, इसको देखते हैं। जब कभी हम सांस लेते हैं, वी लिफ्ट अवर रिब्स। हमारे जो रिब्स होते हैं, कभी देखो सांस लो, ऊपर की तरफ उठते हैं, समझ गए। एंड फ्लैटन, चौड़े हो जाते हैं अवर डायफ्राम, और जो हमारा डायफ्राम है चौड़ा हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। तो तुमने देखा होगा, कहते नहीं जब आर्मी सिलेक्शन में छाती फुला के पहले नापा जाता है, फिर नॉर्मल कंडीशन में नापा जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। और इसी प्रोसेस के थ्रू जो एयर है वो लंग्स के अंदर आके चिपकती है एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वेलाई। और वो जो गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर थे एल्वेलाई जो खाली बैठे हुए हैं, जब हमने सांस अंदर ली तो एल्वेलाई में जाके ऑक्सीजन क्या हो गई है? फिल हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, एल्वेलाई का फंक्शन याद रखना बच्चों। तो ये प्रोसेस चल रहा है, हम जब ऑक्सीजन अंदर कर रहे हैं तो ये रिब्स ऊपर की तरफ उठती हैं और ये एक्सपेंड होते हैं। क्लियर है इतना? ठीक, ओके। ये देखो, ये जूम का वर्जन है। ये एयर सैक्स लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कह रहे हैं? एल्वेलाई। ये जो छोटे छोटे रिंग्स, इनको क्या बोला गया था? ब्रोंक्यूल्स। बड़ी रिंग्स को क्या बोला गया था? ब्रोंकाई। और ये क्या था? ये ट्रैकिया, विंड पाइप, है ना। ओके, और ये क्या था? डायाफ्राम। ये जो केज है इसको क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है एनसीईआरटी में? रिब केज। रिब केज, रिब केज। तुमने देखा होगा यहाँ पे रिब्स हैं। कितनी रिब्स है? 12, 12 पेयर्स होती हैं, है ना। ऊपर की सब एक साथ जॉइंट है, जो आखिरी वाली रिब केज है उसको छुआ अलग लटकी हुई है वो, है ना। जब कभी किसी एक्सीडेंट होता नहीं देखते हो, हड्डी बाहर निकल आती है उसकी, जब ट्रक ऊपर से निकल जाता है एक हड्डी बाहर निकल आती है, वही होती है आखिरी वाली रिब केज, वही साथ छोड़ देती है। ऊपर की 11 रिब केज जॉइंट है और जो आखिरी वाली हड्डी है ना वो अलग होती है, इधर से भी और इधर से भी। ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप बच्चों, तो ये तो ब्रोंकाई बता दिया था। अच्छा ठीक है, ब्रोंक्योल्स तुमको समझ में आ गया था। ये ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई होती हैं। देखो दोनों में क्या डिफरेंस था, दोनों की डिफिनेशन में डिफरेंस देखा था क्या? ये क्या थी? ठीक, स्मॉल लिंक्स। ये जो ब्रोंक्योल्स हैं ये है ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई। नहीं देखा था? देखना, सुनो, दोनों की डिफिनेशन में डिफरेंस क्या है। ब्रोंकाई को क्या बोला गया है? ब्रांचेस ऑफ, लेकिन अभी ये विंड पाइप की ब्रांचेस है, विंड पाइप की ब्रांचेस है। लेकिन तुमसे ब्रोंक्यूल्स बोलेगा तो वो किसकी ब्रांचेस होंगी? खुद ब्रोंकाई की ब्रांचेस होंगी। डिफरेंस देखना ध्यान से। जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो ब्रांचेस किसकी हैं? ब्रोंकाई की। ये विंड पाइप की ब्रांचेस नहीं है। विंड पाइप की ब्रांचेस को क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई, ठीक है।
और ब्रोंकाई की ब्रांचेस को क्या बोला जाता है? ब्रोंक्यूल्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से? छोटी रिंग्स, बड़ी रिंग्स। और ये तो बेचारे क्या कहलाते हैं? एल्वलाई। इनका सिर्फ एक काम होता है, ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, जितने ये हेल्दी होंगे हमारे शरीर में, हम उतने अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। तुमने देखा होगा जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, माउंटेन्स पे, उनकी हाइट छोटी होती है। चाइना वालों को देख लो, अरुणाचल प्रदेश में देख लो, हिमाचल प्रदेश में देख लो, उत्तराखंड में देख लो, जो बाई बर्थ। क्योंकि उनके अंदर बाई बर्थ क्या होता है, जितने ऊपर तुम जाओगे ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती जाती है। बॉडी में ऑक्सीजन गई नहीं तो हाइट तुम्हारी जो होती है वो ग्रोथ नहीं करती। समझ में आ गया? इसीलिए जितनी ज्यादा अच्छे से तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन जाएगी तो बॉडी में उतने अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा और तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ उतने अच्छे से होती है। ठीक, इसके लिए हेल्दी लंग्स का होना बहुत जरूरी है। ये बलून लाइक सैक्स होते हैं, आगे बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। ओके, एल्वोलाई क्या है? देखो लिखा है, द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई आर क्लोजली सराउंडेड बाय ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बच्चों ये जो एल्वोलाई को और जूम कर दिया, ये जो अंडे जैसे तुमको सैक्स दिखाई दे रहे हैं, ये किससे कनेक्ट होते हैं? ब्लड वेजिलरीज से। अब इसने तो एक काम किया, इसने तो ऑक्सीजन को कैरी किया, और वो ऑक्सीजन जाएगी कहां भाई? उसको ब्लड में जाना बहुत जरूरी है। ब्लड में जाएगी ना, ब्लड का काम पड़ा है ना। ब्लड क्या करती है? ऑक्सीजन को ही तो ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड में कौन होता है ऐसा काम? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो क्या करता है? HB उसका फॉर्मूला होता है हीमोग्लोबिन का। वो कंबाइन करता है O2 से और बनाता है HbO2। याद रहेगा ये बात, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन। लेकिन तुमने देखा होगा, कभी कभी तुमने पेपर में पढ़ा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, बंद कमरे में अंगीठी जो कंडा वगैरह होता है जला के गर्म करने के लिए सो जाते हैं, सुबह उठते सब मर जाते हैं। क्यों? वो जो अंगीठी होती है या जो हीटर होता है, उसमें से कौन सी गैस निकल रही होती है? नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एक क्वेश्चन आता था पहले नीट वगैरह में, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा अच्छी होती है? इसकी अच्छी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो जैसे ही ये हमारे ब्लड में घुसी, यानी हीमोग्लोबिन से अटैच हुई, तो HbCO बनता था। HbCO, हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों कंबाइन हो जाते थे, जिसकी वजह से इंस्टेंट डेथ हो जाती थी। और कार्बन मोनोऑक्साइड में स्मेल भी नहीं होती है, तो हमें पता नहीं चलता है कि कुछ रिलीज हो रहा है। क्लियर है क्या? ये याद रखना, हीमोग्लोबिन, सारा काम जो है हीमोग्लोबिन कर रहा है ब्लड में। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? ब्लड। क्लियर है? ब्लड और हीमोग्लोबिन बच्चों। तो ये था एल्वोलाई के बारे में। एल्वोलाई का ब्लड कैपिलरीज से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन ये अकेले रख के करेगा क्या अपने पास? ये वापस भेज देगा बॉडी में, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू भेजेगा। इतना तुम्हें याद रखना है। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? दे आर द थिन ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज तुमने पहले भी पढ़ा था, 9th में पढ़ा था कैपिलरीज। ओके, अब ये देखना ये एक्सचेंज कैसे होता है। देखो, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग ऑक्सीजन एंटर्स द लंग्स एंड देन इनटू एल्वोलाई। पहले लंग्स में आई और उसके बाद किसके पास जाती है? एल्वोलाई के पास जाती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन गई, यहाँ पे पहुंची, एल्वोलाई के पास पहुंची। द एल्वोलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज विच कंटेन ब्लड। ये जैसे जैसे चल रहा है ना, तो अपने कॉपी में स्टेप में वैसे ही लिखोगे कि स्टेप्स क्या है रेस्पिरेशन के। तब ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये एल्वोलाई है। एल्वोलाई किसको पास भेज देगा? ब्लड कैपिलरी के पास भेज देगा। ब्लड कैपिलरी समझ गए? आरबीसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये ब्लड उसमें गया, ब्लड में ऑक्सीजन गई। अब ब्लड में कौन मौजूद है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, और उसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। CORPUCELLS, कॉर्पसेल्स बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में सेल्स बोलते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स ऑफ द ब्लड एब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। वहां से ऑक्सीजन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करेगा? उसको एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, आरबीसी की डे कितने होता है? कितने दिन तक आरबीसी हमारी बॉडी में जिंदा रहती है? 90 से 120 दिन। ठीक है, 90 से 120 दिन। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। उसके बाद आरबीसी खुद ही खत्म हो जाती है। हमारे शरीर में खून देखते हो ना, नया बनता रहता है, नया बनता रहता है। तभी तो कहते हैं ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है? बॉडी में फ्रेश ब्लड बनता है, नहीं तो क्या होगा? ब्लड गाढ़ा हो जाता है। इसलिए फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे ब्लड का थिकनेस है वो बहुत ज्यादा वो हो जाती है, मोटी। दिस ऑक्सीजन इज कैरीड टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। बस खत्म। अब देखो, एक बार पूरा रिवाइज कर लो। सबसे पहले नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन अंदर आई, एयर पैसेज ट्रैकिया, अच्छा सारे ऑर्गन से। पहले आया फेरिंग्स, फिर आया लैरिंग्स, फिर आया ट्रैकिया। ट्रैकिया को बोला गया विंड पाइप। अब उसके बाद कहाँ गई?
ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद कहाँ गई? ब्रोंकाई को क्या बोला गया था? डेफिनेशन में क्या लिखा था? ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप। फिर वो ब्रोंक्यूल्स में गई, ब्रोंक्यूल क्या था? ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई। अब वो उसके बाद कहां पे गई है? एल्वलाई के पास। एल्वलाई को एयर सैक्स लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो ऑक्सीजन को बाइंड करने की क्षमता रखते हैं। एल्वलाई के पास अब वो ऑक्सीजन कहां पहुंची है? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज से कहा गई? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता रहता है। ये तो था बस केवल रेस्पिरेशन। क्लियर हो गई इतनी बात अच्छे से? ओके। अच्छा, एक इसमें चीज और भी है, हीमोग्लोबिन वाला ये देखो जरा। एक स्लाइड और है, मुझे लगा खत्म हो गई। देखो यहाँ क्या लिखा है, हीमोग्लोबिन का कुछ काम देख लो। हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, याद रहेगा सभी को, बिटवीन द एल्वोलाई एंड द सराउंडिंग टिश्यू। बहुत सिंपल था। सो हीमोग्लोबिन इज आल्सो कॉल्ड एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको कहा जाता है? पिगमेंट की बात हो रही है, वो कौन है? हीमोग्लोबिन, याद रहेगा। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन, जब ऑक्सीजन अंदर आती है, एंड लेट आउट, जब बाहर जाती है, लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। लंग्स में कुछ एयर एक्स्ट्रा बची रह जाती है, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। कितना फन फैक्ट है, क्या बताया इसने? ऐसा नहीं होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन आई और तुरंत CO2 बाहर निकल गई। अगर ऐसा होता तो हम निपट गए होते इतने दिन में, या जब भी हम थकते हैं। ऑक्सीजन जब अंदर आती है तो लंग्स में थोड़ी ऑक्सीजन क्या रहती है? बची रह जाती है। फिर CO2 निकलती है, और ये जो प्रोसेस ये चलता रहता है। तो हर बार लंग्स में थोड़ी ऑक्सीजन क्या रह जाती है? बची रह जाती है। याद रहेगा, ये रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हमारी बॉडी अंदर लंग्स में क्या हो जाती है? बची रह जाती है। तो जब लंग्स खराब हो जाएंगे तो क्या होगा इंसान के साथ? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स, ये टॉपिक रह गया था इसमें। इसमें बड़ा आसान है, क्या है? प्लांट्स के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो होती नहीं है, तो कैसे रेस्पायर करते हैं? अरे वाह, वेरी गुड। इसका मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो केवल दिन में ही रेस्पिरेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्टोमेटा की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जब सनलाइट मिलेगी तभी तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, याद है ना? स्टोमेटा क्या काम करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना? गुड, डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक, इनके पास ऐसा कुछ लंग्स तो दिया नहीं भगवान ने बेचारों को, तो प्लांट्स आर स्टेशनरी, वो चल भी नहीं सकते हैं। फिक्स एट वन प्लेस का मतलब होता है सो दियर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस। इसलिए भगवान ने बोला कि तुमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है? कम। एक तो उनको चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, सुबह सुबह पढ़ना नहीं है उठ के। ठीक, सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोअर एज कंपेयर टू एनिमल्स। याद रखना, तीन चीजों में कंपैरिजन याद रखना, रेस्पिरेशन में किसमें ज्यादा किसमें तेज? एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक, देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो इसलिए बहुत लिटिल है। द गैसेज आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो स्टोमेटा में हो रहा है। डिफ्यूजन देखो हमारे अंदर भी, प्लांट में भी, एक्वेटिक एनिमल्स में भी। एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन कहां से मिली थी? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मिली थी। हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन में ऑक्सीजन का जाना डिफ्यूजन कहलाता है। वैसे इनको CO2 चाहिए। अब देखो, डे टाइम में तो इनको स्टोमेटा, ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस साइमल्टेनियस। कह रहा है कि स्टोमेटा जब धूप में खुलते हैं तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक, लेकिन ये साइकिल चल रही होती है, ऑक्सीजन आई, रेस्पिरेशन हो गया, नाइट में क्या हो रहा होगा? और CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक, वापस, और हमारे लिए क्या मिलती है उसको? ऑक्सीजन, हमारे लिए ऑक्सीजन मिलती है। और प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी, रटे रहो बच्चों, सबसे पहले क्या था? फिर सनलाइट थी और क्लोरोफिल था। उसके बाद C6H12O6, पहले ऑक्सीजन फिर वाटर। अब सबको बैलेंस करोगे तो 6 6, यहां पर कितना था? 6 12 6 6, ऐसे करिए था, 6 12 6 6, और ये सिंगल मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का, याद रहेगा। जो इसको चाहिए वो था सनलाइट और क्लोरोफिल, ये कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। तो देखो ये जो CO2 ले रहा है इन्वायरमेंट से, वो इन्वायरमेंट में CO2 आ कहां से रही है? हमारे थ्रू तो जा रही है। इतने सारे लोग बैठे हैं, CO2 उसको कौन दे रहा है? हम लोग तो दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। अब नाइट टाइम में उल्टा होने लगेगा, क्यों? सनलाइट तो है नहीं,
क्या हो गया? कहाँ लिखा है? 6CO2 6 लाइट एनर्जी क्लोरोफिल वाटर। जो एनसीईआरटी वाली वही याद करोगे, ठीक है, याद रखना, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में वही वाली थी ना, वही वाली याद रखना। वो सही लिखी है, लेकिन अभी बताऊंगा बाद में, वो सही लिखी है। देखो बच्चों, तो रात में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रात में सन नहीं है। वैसा तो सन होता है, बस पृथ्वी घूम जाती है ना। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसीलिए क्या होने लगता है? प्लांट उल्टा काम करने लग जाते हैं। अब CO2 रिलीज करेंगे, क्योंकि वो CO2 जो रिलीज कर रहे होते हैं वापस उनकी बॉडी में नहीं जा रही होती, स्टोमेटा के थ्रू। एक बार निकल गई CO2 तो निकल गई। अगर स्टोमेटा ओपन हो जाता तो वो CO2 जाके उसके अंदर प्लांट में घुस जाती। बट चूंकि स्टोमेटा ओपन नहीं हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं होगी। तो रात में प्लांट्स के साथ कभी भी नहीं सोना चाहिए, टेडी बियर समझकर। ज्यादा से ज्यादा CO2 और निकालने लग जाते हैं उल्टा। क्लियर है? ओके। अब ये तुम्हारा, अच्छा देखो, हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन के दो फेजेस थे, एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये इनसाइड होता है और ये आउटसाइड होता है ना। ब्रीदिंग याद रहेगा, इसको इंटरनल भी कहते हैं, याद रहेगा अच्छे से। ओके, हमें समझना है एनसीईआरटी के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को, ये सेल का स्ट्रक्चर तुमने याद किया था, एनिमल सेल्स, खूब अच्छे से आया भी था पेपर में, बनाने को आता था। इनसाइड द सेल देयर इज एन ऑर्गन कॉल्ड सेल। ठीक, अब सेल में एक ऑर्गन, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको तुम पढ़ते थे पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, जो क्या प्रोड्यूस कर दी थी? एटीपी। एटीपी बनने का एक प्रोसेस होता है बच्चों, एनसीईआरटी की बुक अगर किसी के पास हो तो उसमें एक पेज लिखा हुआ है एडीपी से एटीपी कैसे बनता है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग उसको पढ़ लेना। देख लो, एक मिनट वीडियो पॉज कर दो बेटा। तो मैं तो बता रहा था सेलुलर रेस्पिरेशन में एक ऑर्गन बहुत जरूरी है जो है माइटोकॉन्ड्रिया। कर माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऐड होती है। क्लियर है क्या? ओके। तो यहाँ पर ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन, कौन? ग्लूकोज को। ग्लूकोज जो हो रहा है वो ब्रोक हो रहा है। अब ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। तुम कभी थकावट महसूस करते हो, मम्मी कहती है ना ग्लूकॉन डी पी लो बॉडी में डाल के। ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करने काम करता है? एनर्जी। बच्चों, ये जो एनर्जी होती है बॉडी में किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल कैसे हुआ? जिसमें थोड़ी सी इनसाइड सेल है इसलिए उसको बायो बोला गया, और इसमें थोड़ी सी रिएक्शन जैसे ऑक्सीडेशन वगैरह हो रही है, केमिकल प्रोसेस है, इसलिए पूरों को कंबाइन कर दोगे तो बोलोगे सेल। अगर FIB में आता है सेलुलर रेस्पिरेशन डैश, कैसा हो जाएगा? बायोकेमिकल प्रोसेस। समझ गए क्वेश्चन आंसर कैसे निकाला? तो यहां पे लिखा है ऐसा केमिकल प्रोसेस जो सेल्स के अंदर हो रहा है, वो भी लिविंग सेल्स के अंदर है। ठीक है, अच्छा, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर क्या हो रहा है? ग्लूकोज होता है। अब याद रखना ग्लूकोज के आगे लिखा है 6 कार्बन। क्यों? तुमने पढ़ा ना C6H12O6, याद है ना। कार्बन की संख्या देखो कितनी है? 6। इसलिए हम लोग जहां पे भी ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे, किसी भी बुक से तुम पढ़ोगे तो लिखा है ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो ग्लूकोज होता है सेल के अंदर, ये बात कर रहे हैं, ग्लूकोज टूटता है, जिस कंपाउंड में टूटता है उसको क्या कहा जाता है? पी से है पायरुवेट। ठीक है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट। ये जो पायरुवेट होता है उसको तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद रखना, लेकिन याद रखना है कि इसमें कितने कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के? 3। वो 6 कार्बन कंपाउंड जो ग्लूकोज था, अब वो टूटता किस में? पायरुवेट में, 3 कार्बन कंपाउंड में। ये कहां पे हो रहा है? इनसाइड सेल। ठीक, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 टूटते हैं 3। 6 का मतलब ग्लूकोज, 3 का मतलब पायरुवेट। बहुत सिंपल है ना। अभी ये चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होंगी बच्चों, अभी तो हम लोग अपने बॉडी के अंदर पढ़ रहे हैं, अपनी बॉडी में। दिस स्टेप टेक्स प्लेस इन द, कहां पर है? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर हो रहा है। कहां पे हो रहा है? सेल के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म। क्लियर है क्या? दिस प्रोसेस इज एनारोबिक। इसमें एनारोबिक प्रोसेस क्या होता है? पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? अभी तो सिर्फ ग्लूकोज टूट रही है, अभी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी तब वो प्रोसेस हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दोनों में डिफरेंस समझ आया? जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है तो ग्लूकोज किस में? पायरुवेट में टूट रहा है। ये कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। और जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी, जब, तो वो प्रोसेस कहां पे हो रहा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 2 ऑर्गन आ गए यहां पर,
एक सेल के अंदर एक तो आ गई तुम्हारी वो कौन, साइटोप्लाज्म, और दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया। अभी यहां ऑक्सीजन एब्सेंट है, इस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, एनारोबिक। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? अगर कोई तुमसे पूछे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है तो बस को इतना बताओगे, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज का 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन में टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है ना, सॉरी वो पायरुवेट में टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। क्लियर है क्या? ये था ग्लाइकोलिसिस। ये कहां पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। ये बातें समझ में आई अच्छे से बच्चों? अभी इसका एक फ्लो चार्ट दिखा दूंगा, तुम्हें बहुत जल्दी से याद हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम वो थ्योरी पढ़ रहे हो, तो थ्योरी में तो इतना ही तुम्हें करना ही, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आते हैं, अब वो जो पायरुवेट है जो टूटा था 6 से 3 में, वो पायरुवेट पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, वो पायरुवेट पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया। वो कितने कार्बन थे? 1 2 3, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहां पे वो प्रोड्यूस करेगा एनर्जी। ठीक है, एनर्जी किसके फॉर्मेट में? एटीपी। खूब सारे एटीपी लिखा है हियर, पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन। ये पायरुवेट टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो पायरुवेट टूट रहा है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूट रहा है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब यहां पर दो चीजें आई, एक बार एनारोबिक हो गया और एक बार एरोबिक हो गया। एरोबिक, जो एनारोबिक था वो कहां हो रहा था? साइटोप्लाज्म में। और ये कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ये टूटेगा एरोबिक में तो क्या रिलीज हो गया? एटीपी। एटीपी, लेकिन इस केस में क्या रिलीज हुआ था? पायरुवेट। पायरुवेट में कार्बन की संख्या 3। तुम्हें दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? बन गया डिफरेंस अच्छा खासा एरोबिक और एनारोबिक का। समझ में आया? एरोबिक रेस्पिरेशन कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। एक ग्लाइकोलिसिस की साइकिल कंप्लीट होती है तो तुम्हें याद रखना 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। एक ग्लाइकोलिसिस के साइकिल से कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? 38, 38। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, CO2 and H2 आर गिवन आउट बाई प्रोडक्ट्स, और जो बाई प्रोडक्ट मतलब होता है एक्स्ट्रा, उसमें क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यही तो तुमने रिएक्शन पढ़ी थी रेस्पिरेशन की। तुम्हें रेस्पिरेशन की रिएक्शन याद है जो लास्ट टाइम पे पढ़ी थी? रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या थी? वो तो फोटोसिंथेसिस तुम सुना देते। रेस्पिरेशन में क्या था? C6H12O6 ये था कि C12H22O11 शुगर वाली है ना, C12H22O11। और उसके बाद क्या था? अभी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो, देखो लिखा है। अब सुनना बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं, फिर केमिस्ट्री की बात करता हूं। हाउएवर ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ह्यूमन मसल्स रिस्पायर इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तब हम नाक की बजाय मुंह से ऑक्सीजन लेने लगते हैं, तो ऑक्सीजन जो होती है हमारी बॉडी में नहीं आ रही होती। क्या आ रही होती है फिर? CO2 आ रही होती है, एयर आ रही होती है, उसमें मिक्स गैसेस होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होता है? जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो पायरुवेट जो है वो एटीपी कम रिलीज कर रहा होता है। सो इन द मसल सेल्स पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। अब याद रखना 38 एटीपी की जगह कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2। एनर्जी की हमें वीकनेस महसूस होने लगेगी, इसी के लिए हम बोलते हैं फटीग, FATIGUE। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड। तो भी याद है जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था तो एटीपी कितने बन रहे थे? 38, लेकिन उसमें बाई प्रोडक्ट क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनारोबिक हो रहा है, एनारोबिक। एटीपी कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2, और इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? लैक्टिक एसिड। हमारी मसल्स में जब लैक्टिक एसिड बनने लगता है तो हम क्या हो जाते हैं? एकदम थकावट से भर जाते हैं, ना हम दौड़ सकते हैं उसके बाद, ना हम सही से सांस ले सकते हैं। तो लैक्टिक एसिड का बनना इज द मेन रीजन बिहाइंड फटीग सिचुएशन। फटीग का मतलब होता है थकावट, FATIGUE। ये समझ में आ गया सभी को? एरोबिक रेस्पिरेशन इनसाइड, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? एनारोबिक में 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है। एनारोबिक जब ऑक्सीजन नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं है तो 2 एटीपी प्रोड्यूस। और एनारोबिक में बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमको थकावट महसूस होती है। ओके, याद रखना पायरुवेट टूट रहा है, पायरुवेट। ड्यू टू दिस द मसल्स फील्स फटीग्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और इससे क्या होता है? हम थकावट महसूस करने लगते हैं एक्सरसाइज के दौरान। ओके, अभी तुमने ये जो कुछ पढ़ा ये किसके अंदर था? ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर दो चीजें, एरोबिक रेस्पिरेशन कब हो रहा होता है और एनारोबिक कब हो रहा होता है।
इसको 4 नंबर में खूब अलग अलग तरीकों से पूछा गया है एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली कंडीशन को। जब भी एनारोबिक दिमाग में आए और ह्यूमन बॉडी हो तो हमेशा एक्सरसाइज याद रखना, एक्सरसाइज कीवर्ड, कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, हैवी एक्सरसाइज, जब लिफ्टिंग कर लेते हैं या छत पे 10 मंजिल ऊपर नीचे दौड़ के आते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं, एनारोबिक। तब हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, लैक्टिक एसिड, याद रहेगा। अब यार एक एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में ईस्ट के बारे में, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट रिस्पायर इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, वो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पायर कर लेते हैं। कौन, ईस्ट। इसीलिए ईस्ट में जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है, पूरा का पूरा एनारोबिक, याद रहेगा ये बात। ओके, देखते हैं ईस्ट में यही पायरुवेट जो 3 कार्बन कंपाउंड था, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। एटीपी कितने बनेंगे, 2, तुम्हें पता है। अब इनका बाई प्रोडक्ट याद रखना है, एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईस्ट के केस में बनता है एथेनॉल, क्या बनता है, एथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, जो शराब होती है वो जिस प्रोसेस से बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेरी गुड, फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल। और फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल में कौन हेल्प करता है, यही ईस्ट तो हेल्प करता है। पढ़ा होगा कभी ईस्ट का क्या रोल है बॉडी ना। ये जो एल्कोहल होता है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है, और उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं उनको ईस्ट कहा जाता है। ईस्ट ही तो होते हैं जो जिनका बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल। आया समझ में अब कुछ, ये बहुत अच्छे से लिया है इस बुक में, फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल वाला। तो ये एथेनॉल बाई प्रोडक्ट है और CO2 बाई प्रोडक्ट है, ठीक। और देखो लिखा है दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। समझ में आ गया अच्छे से, तुमने पढ़ा ये सब, उसकी शॉर्ट समरी, कंक्लूजन पॉइंट। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एनारोबिक, एब्सेंस में होता है। एरोबिक हो कहां रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कहां हो रहा था, साइटोप्लाज्म में। इसका एंड प्रोडक्ट क्या था हमारी बॉडी में, और देखो उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, ये सब है। ओके, अब तुम देखोगे सर यहाँ पे तो 3 चीजें लिखी है, इसलिए उसने ब्रैकेट में भी देखा है, ईस्ट में एथेनॉल बनेगा और ह्यूमन मसल्स में लैक्टिक एसिड बनेगा। इन दोनों को मिक्स मत करना कभी भी, ह्यूमन मसल्स में एथेनॉल नहीं बनता, ये तो हम शराब पी बना रहे होते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। ह्यूमन मसल्स में नहीं बनता है, ह्यूमन मसल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और ईस्ट में क्या बन रहा होता है, एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। C2H5OH अभी केमिस्ट्री में आने वाला है ये, C2H5OH। और इसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो OH ग्रुप है। OH ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप कहते हैं, अल्कोहल। तो इसके लास्ट में ऑल आ रहा है, तो जहां जहां तुम्हें OH दिखाई दे हम लोग सफिक्स में ऑल लगा देते हैं, तभी तो बना था इथेनॉल। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। ये इसका एंड प्रोडक्ट है, वो उसका एंड प्रोडक्ट है। एनर्जी ज्यादा निकलेगी एरोबिक में, बिल्कुल सही बात है, उसमें एनर्जी कम निकलेगी, बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारी चीजें तुम देख पाओगे। इसके नीचे वाला देखो, ये समरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें बना लेना अच्छे से देखकर वीडियो, बाद में अभी तो कल समझो। अब हम देखते हैं इसको शॉर्ट समराइज वे में। ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, 6। किस में टूटेगा, पायरुवेट में। पायरुवेट में कितने कार्बन है, 3। अब यहाँ पे 3 में डिवाइड हुआ, पहला वाला जो डिवाइड है वो ईस्ट का दिखा रहा है, ये एकदम अलग है, ह्यूमन बॉडी में नहीं हो रहा है, ये किस में हो रहा है, ईस्ट में। ईस्ट का एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा रिएक्शन में, एथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी, लेकिन कार्बन कितने निकलते हैं, 2, ठीक है। ये कहां पे हो रहा है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब सुनना, ग्लूकोज से पायरुवेट कहां टूट रहा है, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज से पायरुवेट कहां टूटा, साइटोप्लाज्म में, चाहे वो ईस्ट हो चाहे कौन हो। अब सुनो, लेकिन जो पायरुवेट ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे वो कहां पे टूटेगा, ऑक्सीजन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब जो पायरुवेट है, ये जो दोनों चीजें ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, ये दोनों ह्यूमन बॉडी की है, ये दोनों किसके हैं, ईस्ट के, ये है ईस्ट के। ह्यूमन बॉडी में 2 चीजें, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी जो मसल सेल्स में, तो क्या टूटेगा, लैक्टिक एसिड में। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है एरोबिक, तो CO2 H2 और एनर्जी, ये एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, बाय प्रोडक्ट। अब तुमको ये पूरी फ्लो चार्ट से समरी समझ में आ गई अच्छे से। ईस्ट में एथेनॉल बनता है और इसको एथेनॉल बनने के ही प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन ऑफ एथेनॉल, अल्कोहल। क्लियर है क्या, ओके। अब एक पॉइंट और याद रखना, हमारे लेग में दर्द क्यों लगता है जब हम दौड़ते हैं बहुत देर तक, ड्यू टू इंटेंस रनिंग ह्यूमन मसल्स रिस्पायर एनारोबिकली। फिर धीरे धीरे हम क्या करने लगते हैं, एनारोबिकली रेस्पायर करने लगते हैं। When they do not receive sufficient oxygen, और हमको सही से ऑक्सीजन नहीं मिलती है। मुंह से सांस लेने में ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं आती, ऑक्सीजन तो आती है लेकिन बहुत लिटिल अमाउंट में आती है। और सुन लो बच्चों, मुंह से सांस लेने में एक प्रॉब्लम और है, जितने जर्म्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में आ रहे होते हैं, है ना, इसलिए मुंह से सांस लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है।
दे ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू मेक लैक्टिक एसिड। और हमारी बॉडी में क्या बनने लगता है? लैक्टिक एसिड। द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स, जिससे हमें इतनी ज्यादा फटीग हो जाती है कि हम इससे ज्यादा चल ही नहीं सकते। तुम देखो, तुम ऐसे नॉर्मली बैठो, मैं तुमसे बोलूँ आप 500 उठा बैठक लगा लो, लगा दोगे? बहुत सारे बच्चे लगा भी देते हैं। लेकिन जब 500 लगा चुके होगे, फिर आधे घंटे रुको, फिर देखना तुम्हारे मसल क्रैम्प्स हो जाएंगे, तुमको चलने में बहुत दिक्कत होगी, है ना? अर्पित से मार दो भी, 1000 मार ही देगा। अर्पित कर लोगे ना? ठीक है, किसी दिन हम लोग तुम्हारे ऊपर बेट लगाएंगे। चलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आया था? नोज, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, डायाफ्रागम, ये सब याद रखोगे। नीचे एक डिफरेंस लिखा हुआ है बहुत अच्छे से शॉर्टकट में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। इनहेलेशन में तुम पहले ही पढ़ते थे क्लास 7th 8th में। इनहेलेशन में डायफ्राम फ्लैटन हो जाते हैं, इसमें रिलैक्स हो जाते हैं, रिप्स उसमें ऊपर उठती हैं। एक्सहेलेशन जब सांस बाहर छोड़ते हो, खुद ही सोच लो, रिप्स नीचे की तरफ जाते हैं, तो नीचे की तरफ जाएंगे। ये एक्सपेंड होती है चेस्ट, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। बाबा रामदेव सुबह सुबह सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं, इसीलिए हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलती सुबह। सेलुलर रेस्पिरेशन तुमने पढ़ा रखा है। ये देखो, जो मैंने तुमको अभी उधर पीपीटी में समझाया था, कितने अच्छे से सब कुछ शॉर्ट में लिखा है। नॉस्ट्रिल से थ्रोट में, थ्रोट से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, एल्वेलाई, ब्लड वेसल और हीमोग्लोबिन में जाकर बाइंड हो गई। इतना कुछ याद कर लोगे यार, कोई ऐसा पेपर नहीं बना सकता जो तुम्हें ना आए और जो मैंने ना पढ़ाया हो तुम्हें। प्लांट का रेस्पिरेशन तो बता दिया था, उल्टा होने लगता है नाइट में, ठीक है। बस यहीं तक था पूरा रेस्पिरेशन और ये खत्म। अगला जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। अब तुम ये पढ़ोगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें तुम्हारा दिल आएगा, है ना, हार्ट। बस